Hello dear students, welcome to all of you again on our online educational platform Safalta Digital. Yes dear students, we are reading some basic concept of chemistry of class 11th. देखो बच्चों, this chapter is very important for you because this chapter has a very important topics which will बी बेनिफिशियर इन अवर फ्यूचर डेज. आगे आने वाले दिनों में इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वह बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होने वाले हैं. इसलिए आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें और टॉपिक्स को याद करने की अच्छी तरीके से कोशिश करें. आप लोग अच्छी तरीके से याद कर सकते हो. आपको अपना डेडिकेशन रखना होगा, उस तरह का समर्पण जो आपको चाहिए वो होना चाहिए. और हर लेक्चर में आपके साथ पेन और नोटबुक जरूर होना चाहिए बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स इन योर वर्ड्स. आ रही है बात समझ में? मतलब कोई भी टीचर पढ़ाता है लेकिन आपको उन शब्दों को, टीचर्स के शब्दों को अपने शब्दों में यदि आप करने की कोशिश करोगे, दिस इज ए नेचुरल वे, तो अपने शब्दों में जब आप लिखने की कोशिश करोगे तो आप लोग उन चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रख पाओगे. ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 6. Yes dear students, firstly we will read law of chemical combination, रासायनिक संयोजन का नियम. रासायनिक संयोजन के नियम. इसका मतलब ये है कि जब भी केमिकल सब्सटेंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं, किस किस लॉ के थ्रू वो क्रिया करते हैं. ठीक है, तो उस लॉज के बारे में, उन लॉज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं. तो फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम. मीन्स we cannot create mass and we cannot destroy mass. हम मास को क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं. ब्रह्मांड में जो भी मैटर, जो मास एक बार बन चुका है, उसी मास को हम, मैटर को, एक मास को हम एक रूप फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, दिस लॉ वाज पुट फोर्थ बाय एंटोनी लवाजियर इन 1789. इन साइंटिस्ट ने यह लॉ दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. पदार्थ एक बार ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जो ब्रह्मांड में मैटर एक बार बन गया है वही रहेगा. उसको हम केवल स्टेट चेंज कर सकते हैं, फॉर्म चेंज कर सकते हैं. सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से गैस में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड से गैस में चेंज कर सकते हैं, गैस से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं. ओके, बट फॉर्म चेंज कर सकते हैं, बट हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ये बदली हुई स्टेट में भी एग्जिस्टेंस में रहेगा. ठीक है, चेंज्ड स्टेट में भी एग्जिस्टेंस में रहेगा. तो दिस इज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हम पढ़ेंगे अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. इसका मतलब ये है
निश्चित अनुपात का नियम। देखो बच्चों, निश्चित अनुपात यानी दिख रहा है आपको डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि फिक्स प्रोपोर्शन, डेफिनेट है, अनुपात फिक्स है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो फिक्स्ड रेशो में ही क्रिया करते हैं, चाहे वह मात्रा उनकी अधिक हो चाहे मात्रा कम हो। ठीक है, उस मैटर में जो भी कॉम्पोजिशन है उसका, जिससे भी मिलकर, जिस कंपोनेंट से भी मिलकर, जिस कंस्टिट्यूट पार्टिकल से भी मिलकर कोई यौगिक बना हुआ है, तो वह यौगिक यदि 1 kg हुआ तो 1 kg में भी उसका जो रेशो है एलिमेंट्स का वह फिक्स रहेगा, और यदि वो ½ kg है तब भी उसका जो रेशो है एलिमेंट्स का वह फिक्स रहेगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा ये दिया गया। A given compound always contains exactly the same proportion of element by weight, यानी कि किसी दिए गए यौगिक में हमेशा भार के अनुसार तत्वों का समान अनुपात होता है। ठीक है, भार के अनुसार तत्वों का समान अनुपात होता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि एकाधिक अनुपात का नियम या कानून है, कानून भी लिख सकते हो, नियम भी लिख सकते हो। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष सहूलियत आप लोगों के कर दी है, आप लोगों को इजी हो गया है। हम इस तरीके से ट्रांसलेट करके भी लिखने जा रहे हैं, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। आपको ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। लेट्स यस, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, डाल्टन के द्वारा दिया गया 1803 में दिया गया। इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, यदि कोई भी 2 एलिमेंट 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनाने के लिए क्रिया कर सकते हैं या क्रिया करते हैं, द masses of one element that combine with the fixed mass of other element, द्रव्यमान, एक पदार्थ का द्रव्यमान जो कि दूसरे पदार्थ के द्रव्यमान से क्रिया करता है, वह फिक्स द्रव्यमान के साथ ही क्रिया करता है। वह जो फिक्स द्रव्यमान है वह आर इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, वह छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात होता है। इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द मास ऑफ 1 एलिमेंट that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of small numbers। यदि कोई 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, एक से अधिक कंपाउंड बनाने के लिए कोई 2 एलिमेंट क्रिया करते हैं, फॉर्म कॉम्बिनेशन करते हैं, तो एक एलिमेंट का जो मास है वह दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ ही क्रिया करेगा। देखिए कैसे करेगा, एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कंबाइंस यानी क्रिया करती है या जुड़ती है। ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, कंबाइन करती है, तो एक बार कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड, 2 कंपाउंड बनाने के लिए क्रिया करती है, नेमली वाटर बन सकता है इससे, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन सकता है। यानी कि 2 स्थिति है, 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है और सेकंड कंडीशन ये है। देखिए फर्स्ट कंडीशन में ये हाइड्रोजन के 2 ग्राम और ये ऑक्सीजन के 2 ग्राम, 16 ग्राम, 2 grams of hydrogen and 16 grams of oxygen combine to each other to form water of 18 gram। ओके, 18 ग्राम कैसे हुआ देखिए, 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 2 + 16 = 18 ग्राम। ओके, तो देखो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि ये क्रिया करने के पहले इनका मास 2 ग्राम और 16 ग्राम था, लेकिन क्रिया करने के बाद
भी इनका मास इसके मास के बराबर, वाटर का मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टोटल मास के इक्वल आ रहा है। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ हाइड्रोजन के 2 ग्राम है, ऑक्सीजन के 32 ग्राम है, और दोनों ये कंबाइन होकर 34 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हैं। 2 + 32 = 34 ग्राम। अब देखिए आप, इंपॉर्टेंट बात किया है यहाँ पर कि फर्स्ट कंडीशन में ऑक्सीजन के 16 ग्राम हाइड्रोजन के 2 ग्राम से कंबाइन कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, ओके। और सेकंड कंडीशन में ऑक्सीजन के 32 ग्राम हाइड्रोजन के 2 ग्राम से रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन दोनों ही कंडीशन में फिक्स रेशो में कॉम्बिनेशन कर रहा है, ठीक है, फिक्स रेशो में कॉम्बिनेशन कर रहा है। तो हियर द मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम एंड 32 ग्राम। ऑक्सीजन का मास यहाँ पर 16 ग्राम है और यहाँ पर 32 ग्राम है, विच कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन के ही के साथ क्रिया कर रहे हैं। बियर ए सिंपल रेशो, यानी कि सिंपल रेशो रखते हैं 16:32। तो क्या हो गया, यानी कि 1:2, 1:2 के अनुपात में रिएक्शन करते हैं। ये फिक्स रेशो है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गेलुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, यानी कि गैसीय आयतन का गेलुसाक का नियम। ये गेलुसाक ने दिया, इसलिए इसको गेलुसाक का नियम बोल देते हैं। 1808 में दिया, गेलुसाक ने दिया। He observed that when gases combine or produce in a chemical reaction, उन्होंने देखा, he observed, उन्होंने देखा that कि when gases combine, कि जब गैस क्रिया करती है और या are produced in a chemical reaction, या फिर जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, they do so in a simple ratio by volume, वे ऐसा करती है कि किस तरह से, सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, आयतन के सिंपल रेशो में ऐसा करती है। प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि उनका जो प्रेशर और टेम्परेचर वो सेम होना चाहिए। मतलब देखिए आप, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन, ये 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन, यानी कि क्रिया करती है, मीन्स प्लस का साइन, विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, या 50 ml लिख दिया, टू गिव 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml वाटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन में लिख दिया। दस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का जो आयतन है एंड ऑक्सीजन का जो आयतन है, विच कंबाइन बियर ए सिंपल रेशो, यानी कि 2:1, 2:1 में के रेशो में ये रिएक्ट करते हैं। यह है गेलुसाक का गैसीय आयतन का नियम, गेलुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो लॉ भी बोल देते हैं इसको, एवोगाड्रो नियम। इन 1811 में दिया, एवोगाड्रो ने दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, सभी गैसों का समान आयतन, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, समान ताप व दाब पर, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि समान मॉलिक्यूल रखते हैं। मीन्स यदि डिफरेंट गैस है, ऑल गैसेस में यानी सभी गैसें आ गई, जैसे हाइड्रोजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं एंड ऑक्सीजन ले सकते हैं। यदि इनका वॉल्यूम सेम है, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, और यदि इनका टेम्परेचर और प्रेशर इस कंडीशन में सेम है, ठीक है, टेम्परेचर सबका x है, प्रेशर सबका y है, ठीक है, तो सेम टेम्परेचर
टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि मान लिया 25 डिग्री टेम्परेचर है, प्रेशर है 1 एटमॉस्फियर, तो इन सब में सभी गैसों में मॉलिक्यूल्स या एटम्स की संख्या है वो सेम रहेगी, वह सेम होगी, उसी को अवोगाद्रो नंबर या अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए फिगर है आपके सामने एक, इस फिगर में देखिए कंटेनर है, इन कंटेनर में गैसें भरी हुई है। कंटेनर देखो बिल्कुल बराबर बराबर कंटेनर है, एक में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और वाटर है। ठीक है, टेम्परेचर देखिए इनका, ये थर्मामीटर लगा हुआ है, बिल्कुल सेम टेम्परेचर है तीनों में। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर सेम है, मान लिया 25। ठीक है, प्रेशर देखो, प्रेशर में ये जो निडल है इसका एरो वो सबकी सेम है, इसका मतलब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर मान लिया, सब में तीनों में सेम है। अब देखो इनका जो कंटेनर है, कंटेनर भी तीनों का बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अब गैसें डिफरेंट डिफरेंट है, देखो ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, वाटर है, लेकिन टेम्परेचर सब में सेम है, प्रेशर सब में सेम है, तो इनमें मॉलिक्यूल्स की संख्या भी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी सेम, मॉलिक्यूल्स की संख्या भी सेम होगी। ठीक है, ये देखिए आप काउंट करके देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, इसी तरीके से इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक कहाँ ये 20। ठीक है, सब में 20 मॉलिक्यूल्स हैं। बात समझ में आई इसकी? अवोगाद्रो लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसे देख सकते हैं आप, ये इसमें है हाइड्रोजन, इसमें है ऑक्सीजन, इसमें है CO2, इनका टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई कर रखा है, देखो ठीक, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। तो इस तरीके से इनमें भी मॉलिक्यूल्स के नंबर जो हैं वो फिक्स हो गए, मॉलिक्यूल्स की संख्या वो फिक्स होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अवोगाड्रो कांस्टेंट, अवोगाड्रो नियतांक, देखिए बच्चों बहुत आराम से धीरे धीरे आप इनको वॉच करेंगे, केयरफुली वॉच करेंगे, समझते हुए विद अंडरस्टैंडिंग एंड डेडिकेशन, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है और हो सकता है इसमें कुछ आपको लेजीनेस आए, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, क्योंकि चैप्टर ऐसा ही है, फर्स्ट चैप्टर है। और आपको ऐसा भी लग सकता है क्योंकि केमिस्ट्री है, इस सब्जेक्ट को आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो हो सकता है चैप्टर कुछ कम समझ में आए आपको, बट इफ़ यू विल वॉच वीडियो वो अगेन एंड अगेन, देन यू विल बी एबल टू गेट टॉपिक्स इन योर माइंड। अवोगाड्रो कांस्टेंट, अवोगाड्रो कांस्टेंट और अवोगाड्रो नंबर इज ए फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड अवोगाड्रो कांस्टेंट। यानी कि 1 मोल कोई सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस हुआ 1 मोल, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स विल बी सेम, सेम होंगे। क्या सेम होंगे? देखो, इट इज डिनोटेड बाय Na, अवोगाद्रो नंबर को Na से डिनोटेट किया जाता है, Na इक्वल टू 1 मोल, या फिर कहें 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स होंगे,
एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, एक मोल सब्सटेंस है कोई भी, उसमें मॉलिक्यूल्स और एटम्स की जो संख्या है वह जो अमाउंट ऑफ number of molecules and atoms in the substance in 1 mole substance, okay, that will be constant, वो constant होगा, and that is a fixed number, that which is 6.022 into 10 के power 23 atoms और molecules। therefore we can say, इस तरह हम कह सकते हैं that 1 mole of हाइड्रोजन एटम्स का मतलब क्या है कि उसमें 6.022 इंटू 10 का पावर 23 है, सब में 23 कर लेंगे भाई, पावर है ये। 1 मोल हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 का पावर 23, 10 पावर ऑफ 10 इज इक्वल टू 23। Now 1 mole of water molecules 6.022 into 10 power 23। 1 mole of sodium chloride वही 2.022 into 10 to power 23। तो सभी में 1 मोल सब्सटेंस जो भी होगा सभी में मॉलिक्यूल्स और एटम्स की संख्या फिक्स है, दैट इज कॉल्ड अवोगाद्रो नंबर 6.022 10 to power 23। नेक्स्ट पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इन 1808 डाल्टन पब्लिश्ड न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी, एक केमिकल सिस्टम की न्यू फिलोसफी दी, नई अवधारणा दी। इन विच ही प्रपोज्ड हिज एटॉमिक थ्योरी, इन विच ही प्रपोज्ड हिज एटॉमिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने उनकी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड की, दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ही प्रपोज्ड द फॉलोइंग, उन्होंने निम्नलिखित प्रपोज्ड किए, निम्नलिखित चीजें बताई। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, यानी कि पदार्थ क्या रखता है? इनडिविजिबल एटम, अनअपघटनीय परमाणु। पदार्थ क्या है? अनअपघटनीय पदार्थ, जो परमाणु है उनसे मिलकर बना होता है। अनअपघटनीय, जिसे और ज्यादा जैसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये कर दिया इसको, ये देखो आप यहां से कर दिए तो ये इस तरीके से 2 में बढ़ सकता है। फिर इन्हें कर दिया, ये 4 में हो गए, फिर इनको कर दिया। इस तरीके से विभाजित करते करते एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जहां पर वी कैन नॉट डिवाइड दैट पार्टिकल, हम उस पार्टिकल को ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इट कॉल्ड एटम। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स, हर परमाणु, हर तत्व के परमाणु अपनी विशेष पहचान व गुण रखते हैं, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, जिसमें और उनका एक विशेष मास भी होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, विभिन्न परमाणुओं, विभिन्न तत्वों के परमाणु मास में डिफरेंट होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु मास में डिफरेंट होते हैं। दे आरंट सेम इन मास। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड बनते हैं कब? व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जब विभिन्न एलिमेंट्स के परमाणु कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स रेशो। फिक्स रेशो में जब कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तब कंपाउंड फॉर्म होता है। नंबर 4,
केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम्स, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स का रिकॉग्नाइजेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको यह इसमें जुड़ा हुआ है। दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इनको यानी कि एटम्स मैटर को नॉर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कमियां। ड्रॉबैक का मतलब है कमियां। किसके कारण डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो उस समय पर सक्सेस नहीं हुई या फिर उसमें कुछ त्रुटियां बताई गई। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वह केवल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल संयोजन के नियम को ही एक्सप्लेन कर सकी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, यह गैसीय आयतन के नियम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं कर सका। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, गैसीय आयतन के जो नियम है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन, यह कारण भी नहीं बता सका। फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स, एटम की कंबाइनिंग का कारण भी नहीं बता सका। विच वॉज आंसर्ड लेटर बाय अदर साइंटिस्ट, जिसका आंसर बाद में दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। सो दीज वर सम ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। ओके, नाउ वी विल रीड एटॉमिक मास, परमाणु भार। जिसकी यूनिट होती है AMU या U। एक वन AMU इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻²4। ये इसके साथ लिखा हुआ है, ये पावर है भाई, -24 इज पावर। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज औसत परमाणविक द्रव्यमान। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द वेटेड एवरेज मास ऑफ एटम्स इन अ नेचुरली अक्यूरिंग सैंपल ऑफ द एलिमेंट। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास है वह इज द वेटेड एवरेज मास ऑफ द एटम्स, वह तत्व के स्वाभाविक रूप से होने वाले नमूनों में परीक्षणों का भारतीय औसत द्रव्यमान होता है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द वेटेड एवरेज मास ऑफ द एटम, एटम का एवरेज औसत मास होता है इन ए नेचुरली अक्यूरिंग सैंपल ऑफ द एलिमेंट। नेचुरली जो एलिमेंट पाए जाते हैं उनमें किसी भी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान तत्व के स्वाभाविक रूप से होने वाले नमूने में परमाणुओं का भारित और औसत द्रव्यमान होता है। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, देखिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। देखिए कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, 3 समस्थानिक है, C12, C12, C13, C14। तो रिलेटिव एबंडेंस जो है वह 98.883 है, ठीक है, बट एटॉमिक मास इसका 12 होता है। 13 कार्बन 13, एक और ये आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन 13, जिसका जो रिलेटिव एबंडेंस है वह 1.108 एंड एटॉमिक मास ऑफ दिस आइसोटोप इज 13.00335। C14 इनका जो रिलेटिव एबंडेंस है वो 2 × 10⁻⁻10। 14 और इनका एटॉमिक मास जो है 14.00317 14.00317 इज द एटॉमिक मास
of isotope, of carbon 14 isotope. Molecular mass. Now dear students, यहाँ तक हमने पढ़ा. इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. इन चीज़ों को आप अच्छी तरह पढ़िए. प्लीज लिसन केयरफुली, वॉच केयरफुली एंड मेक योर नोट्स इन योर हैंड एंड रिपीट दोज नोट्स अगेन एंड अगेन. Watch again and again these videos, because if you will watch videos again and again, then topics will automatically go in your mind. Okay, so please watch again and again and make your own notes and be safe at your home. Yes, thank you. We will meet in our next lecture.